एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल एंड आई होप आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं। एंड मैं आपके लिए लेकर के आ गया एक बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, छोटू सा एक चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके हम कवर करने वाले हैं माइंड मैप। मतलब हम अगले कुछ मिनट्स में इस चैप्टर के हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं एंड सिंक्रोनाइज करने वाले हैं सब कुछ, ताकि हम सब कुछ ला सके फिंगर टिप्स पे। कुल मिलाकर के मोटिव इतना सा है कि जब हम क्वेश्चन पेपर में सॉल्यूशन के लिए बैठते हैं तब हमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लिक होने चाहिए एंड मिनिमम टाइम में हमारे आंसर्स बनने चाहिए। ये चैप्टर प्यारा इसलिए भी है कि हर बार यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और जल्दी बन जाते हैं, सही बनते हैं। मतलब यहां से आप 4 से 8 नंबर अपने पक्के कर सकते हो। तो चलो शुरू कर लेते हैं हम हमारे चैप्टर के माइंड मैप एंड इसको आप कह सकते हो ये क्विक रिवीजन है। शुरू करें उसके पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स देता हूं कि गदर 3.0 स्टार्ट है, जो कि 225 में एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं डिटेल में हमारे पूरे चैप्टर को एंड उसके साथ साथ उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड देन उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हम हमारे पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आपके जेईई एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। करना कुछ नहीं, इसके लिए एचपी गुरुकुल आपको ज्वाइन करना है, जिसके बाद आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। किसके दरवाजे खुल जाएंगे भाई? तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं एचपी गुरुकुल ज्वाइन करने के लिए तो आपको मिल जाता है एचपी गुरुकुल में हमारा गदर सीरीज। गदर सीरीज ये वो सीरीज है बेटा जहां पे आप मिनिमम एफर्ट के साथ में मैक्सिमम रिजल्ट ला सकते हो। एंड अगर अभी तक में भी आपने कुछ नहीं किया, आप गदर सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, तो एटलीस्ट आपके एनआईटी की सीट तो पक्की हो जाएगी। एंड इसके बाद अगर थोड़ी सी और मेहनत हो जाए तो बेहतर एनआईटी पक्की होगी एंड उसके साथ साथ में आईआईटीज में जाने का भी हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहां पर मिल जाता है पीवाईक्यूज एंड माइंड मैप सॉल्विंग्स, है ना। इसके साथ साथ में आपको बहुत सारे एग्जामिनेशंस इसके साथ, जैसे जेईई है हमारा, है बिटसेट है, वीआईटी ट्रिपल ई है, इसके साथ में वेस्ट बंगाल जेईई है, एमएचटी सीईटी है। इस तरीके के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उन सब के लिए आपकी एक बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाती है। साथ ही साथ में आपको यहां पर फॉर्मूला सेट, शॉर्ट ट्रिक्स, चिट सेट, ये सब कुछ मिल जाने वाला है along with exclusive colleges informations and आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रिप्लाई मिल जाता है। तो बहुत कुछ यहां पर अवेलेबल है, जल्दी से ज्वाइन कर लो एचपी गुरुकुल। कहां जाना है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं एचपी गुरुकुल, राइट। ओके, लौटते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ एंड बात करना शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को, है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको 3 चीजें मेजरली देखनी है। फर्स्ट थिंग में जहां पर हम लोग बात करेंगे, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं, मैं डायरेक्टली ऐसा ही लिख लेता हूं, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है क्वांटिटीज, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी की एंड डेराइव्ड क्वांटिटी की। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, इन दोनों की हम लोग बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ में हम लोग इसी के अंदर में बात करने वाले हैं वो है एरर्स। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर की अगर आप बात करते हैं तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको सिर्फ देख करके और आंसर लगता है। आपने देखा और आपने क्या करना बेटा? आंसर टिक करना होता है। उसी तरीके से हमारे जो एरर्स है इसमें थोड़े से सॉल्यूशंस, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन लेकर, लेकिन टिपिकल टफ कुछ नहीं होता, राइट। एंड तीसरा जो है वो है डायमेंशंस फार्मूला। ये क्या है? डायमेंशंस फार्मूला। डायमेंशंस फार्मूला में थोड़ा सा मेहनत लगता है एक बारी, है ना, और वो अब तक आप मेहनत कर चुके हो। मतलब इसमें आपको, है ना, थोड़े से फॉर्मूलेज याद करने होते हैं और वो फॉर्मूलेज याद अलग से नहीं करने कभी बैठ करके, ये फॉर्मूलेज ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाते हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसे होता है, ये कब हुआ? तो ये तब हुआ जब आपने क्लास 11th और 12th का एंटायर सिलेबस कंप्लीट किया, तब उस समय आपके लिए ये फॉर्मूलेज रिपीट होते गए एंड अब वो आपको याद हो चुके। चलो एक एक करके हम बात कर लेते हैं, है ना, हम थोड़े से मुद्दे पे लौटते हैं और हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे किसकी? क्वांटिटीज की। किसकी बात करना शुरू करें? क्वांटिटीज की। तो क्वांटिटी की बात करें उसके पहले हम लोग थोड़ी सी आते हैं एक और ऊपर से, तो हम लोग बात करते हैं बेटा मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। चैप्टर का नाम है, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। ये जो क्वांटिटी की मैं बात करने वाला हूं ये इसी टॉपिक के अंदर आने वाला है हमारा मेजरमेंट एंड यूनिट्स की बात करें, ठीक है। आ जाओ, तो मेजरमेंट की जब कभी भी हम बात करेंगे ना, तो मेजरमेंट होता क्या? सबसे पहले इसी की चर्चा हो जाए। मेजरमेंट कुछ नहीं है बेटा, ये कंपैरिजन है। क्या है ये कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन? तो एक अननोन क्वांटिटी का, किसका? अननोन क्वांटिटी का, किसके साथ में? तो नोन क्वांटिटी के साथ। किसके साथ में? नोन क्वांटिटी के साथ में। अब बारी आती है अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी के साथ में कंपैरिजन से क्या समझते हैं। तो एक बात समझो ना, आपने वो वेइंग मशीन देखा होगा ना, एक तरफ क्या करते हैं, एक तरफ बाट रख देते हैं, दूसरी तरफ सब्जियां चढ़ा देते हैं और क्या कर रहे होते हैं? कंपेयर,
है ना। आपकी जो टेबल है उसकी लेंथ आपको नहीं पता, दैट इज अननोन क्वांटिटी। आप एक इंची टेप लाते हो, दैट इज नोन, आप इंची टेप को उसके साथ चिपका करके रखते हो और उससे आपको पता चल जाता है कि भाई साहब ये क्या है, इतने फीट है या फिर इतने मीटर है या फिर इतनी सेंटीमीटर है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये है अननोन क्वांटिटीज को नोन करने का तरीका। अब बारी आती है तो भाई साहब जब ये आप कर रहे हो, इसको मेजरमेंट कहते हैं, तो इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे? तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है दो चीजों की। एक तो हमें जरूरत पड़ती है नंबर की, और दूसरी हमें जरूरत पड़ती है यूनिट की। नंबर आपको बताता है किसके बारे में बेटा? अमाउंट के बारे में, कि वो कितनी है क्वांटिटी, है ना। अमाउंट के बारे में बताता है। ये चीज हमको बताता है मैग्नीट्यूड के बारे में, कि वो जो क्वांटिटी है वो कितनी है। और यूनिट मुझे जो बताता है वो बताता है हमें नेचर ऑफ मेजरमेंट को। किसको बताता है? नेचर ऑफ मेजरमेंट को, कि मेजरमेंट किस तरीके का होगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, एग्जांपल बताओ ना। ये लो, अगर मैंने आपसे कहा 15 मीटर, जैसे ही मैंने 15 मीटर कहा, आपके दिमाग में एक 15 जो नंबर है उससे कुछ आइडिया लगेगा, एंड मीटर से आपको पता चला कि लेंथ की बात हो रही है। अब क्या आइडिया लगा 15 से? तो मैंने जैसे ही आपको बोला 20 मीटर, आपको तुरंत समझ में, अच्छा 15 मीटर मतलब वो कम होगा और 20 मीटर है वो ज्यादा होगा। आपको मैंने कहा ऐसी तरीके से कि 17 लीटर, मैंने लीटर बोला है बेटा, मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन आपको यहां से समझ में आ गया कि 17 एक आपको क्वांटिटी मतलब एक अमाउंट के बारे में पता चल रहा है, और लीटर मतलब समथिंग विच इज इन लिक्विड फॉर्म। अब वो ऑयल है कि वो वाटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, दैट्स ऑल। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ये नेचर ऑफ सब्सटेंस यूनिट से पता चला, एंड यहां से आपको किसके बारे में पता चल जाती है? अमाउंट के बारे में पता चल जाती है। तो हमें जैसे ही ये बात की पता चली, हमने कहा कि अच्छा तो कितने तरीके की क्वांटिटीज होंगे? तो कहा गया कि भाई साहब सुनो, क्वांटिटीज जो है ना, ये जो क्वांटिटी है ये दो तरीके का है हमारे पास। एक तरफ है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, एक तरफ कौन है बेटा? एक तरफ हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी तरफ जो है वो है हमारे पास में डेराइव्ड क्वांटिटी। अब बारी आ गई कि भाई साहब ये होते कौन है? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। फंडामेंटल क्वांटिटी अगर कहा जा रहा है, हमारे पास में 7 प्री डिफाइंड फंडामेंटल क्वांटिटीज है। वो 7 कौन है? मैं लिस्ट अभी आपको शो कर रहा हूं। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज उनको कहते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए सेम होते, मतलब और उनको आप फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते, सबसे बेस है। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज आर आल्सो नोन एज बेस क्वांटिटीज, आर द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम SI। दे रिप्रेजेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। ये सबसे बेसिक होते हैं, ये किसी से डिराइव नहीं हो, किसी से बने नहीं। कौन है? तो देखो फंडामेंटल, जैसे लेंथ की बात करते हैं बेटा, मीटर में यूज होता है ना, M से सिंबल लिखते हैं। मास जो है वो किलोग्राम में मेजर होगा, kg से लिखते हैं। टाइम जो है वो सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर जो है वो केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी की आप बात करोगे तो ये कैंडला में मेजर होती है, CD से लिखते हैं। ठीक है, मोल में ध्यान रखना MOLE होता है, और जब यूनिट्स में लिखना होता है तो MOL लिखते हैं, बस E हटा देते हैं। इज इट? इट्स चलेगा। ये 7 वो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो किसी से बने नहीं। तो भाई साहब ये डेराइव्ड कौन होगा? ये डेराइव्ड कौन होगा? तो डेराइव्ड जो है, डेराइव्ड क्वांटिटीज की अगर आप बात करते हो तो फंडामेंटल क्वांटिटी से जो बनेगा, जैसे मान लो मैंने कह दिया स्पीड की बात करो, तो आप कहोगे सर जी ये जो होता है ये डिस्टेंस अपॉन में, ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब डिस्टेंस कौन है? ये खुद फंडामेंटल है, ये बेसिक है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? ये लेंथ है ना, और नीचे ये टाइम है। ठीक है, तो लेंथ क्या था? फंडामेंटल था। इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ये हो गई आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी की, है ना। इसी तरीके से आपने वेलोसिटी की बात करी, जो कि आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इधर भी बात आप करोगे तो वही बनने वाला मीटर पर सेकंड। अगर आपने एक्सीलरेशन की बात करी, है ना, तो एक्सीलरेशन आपको मिल जाएगा मीटर पर स्क्वायर ऑफ सेकंड। ठीक है, अगर आप फोर्स की बात करते हो तो kg न्यूटन पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड, सॉरी, है ना। और इसी को आप कहते हो 1 न्यूटन। अब बारी यहां से आती है, ये सब क्या चल रहा है भाई? ये जैसे 1 न्यूटन लिखा, इसी की फोर्स की ही अगर यूनिट की बात करें तो ये डाइन भी होती है इसकी यूनिट। क्या होता है ये? तो हमने कहा क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के कई सारे सिस्टम्स हैं, कई सारे सिस्टम। कौन कौन से? तो सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर लेते हैं, है ना। सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर लेते हैं। हमारे पास में एक सिस्टम है बेटा CGS, एक सिस्टम है हमारे पास में FPS, एक सिस्टम है हमारे पास में MKS। CGS सिस्टम का मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक है, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। अब अगर आप यहां पर बात करते हो इनके बारे में, तो सेंटीमीटर, इसका मतलब यहां पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? लेंथ, है ना। ग्राम मतलब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं मास,
एंड सेकेंड मतलब हम लोग बात करें किसके बारे में, टाइम के बारे में। वैसे ही जब आप एफपीएस की बात करते हो, दिस इज फुट पाउंड एंड सेकेंड। अब बोलोगे सर जी ये क्या तरीका था, ये तरीका ये है भाई साहब कि आपने जो लेंथ सेंटीमीटर में निकाली, जैसे आपने आपके कॉपी में कुछ भी ड्रॉ करना होता है आप सेंटीमीटर में ड्रॉ करते हो, लेकिन जब कभी भी कंस्ट्रक्शंस की बात आ जाती है, जमीन नापने की बात आ जाती है, इस तरीके की कुछ बात होती है तो जनरली फुट में नापते हैं, यानी फर्नीचर बन रहा होता है फुट में चलता है, ठीक है, फुट और उसके प्लूरल फॉर्म फीट, ठीक है। चलो सेंटीमीटर, पाउंड एंड सेकेंड। उसी तरीके से एमकेएस में जब चलोगे तो ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा बेटा आपका किलोग्राम, एंड आखिरी वाला ये हो जाएगा आपका सेकेंड। कोई समस्या? अब जनरली इन जनरल केस, इन जनरल क्या करते बेटा, इन जनरल एमकेएस को ही ट्रीट किया जाता है एज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, है ना। क्या बोलते हैं इसको, एसआई यूनिट। एक्चुअली बड़ी समस्या थी भाई, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की यूनिट्स बोली जा रही है, तो इंटरनेशनली कैसे समझे, साइंटिफिकली जब टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात हो तो कैसे समझे, तो उसके लिए एक बढ़िया तरीका बनाया। वो तरीका क्या निकला, बोले भाई साहब एक काम करो, सुनो ना, एमकेएस सिस्टम को स्टैंडर्ड कर देते हैं और इसको ही बना लेते हैं हम लोग, क्या, तो इसको बना लेते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम और इसी के जरिए चलेगा। बट समटाइम्स एसआई में नेम भी यूज होता है, जैसे पास्कल, न्यूटन, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो जैसे जो एमकेएस सिस्टम है उसी का एक इक्विवेलेंट दे दिया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि 1 है ना केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसी को अपन कहते हैं 1 न्यूटन, इसी को क्या कहते हैं 1 न्यूटन। अब न्यूटन से आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, तो ये उनके नाम पे उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हमने रख लिया, ठीक है, लेकिन है उसका कन्वर्जन। तो इससे एक बात समझ में आई कि भाई साहब ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है ना, ये कैसा होना चाहिए, तो ये वेल डिफाइन होना चाहिए। अगर कोई क्वांटिटी है तो ये कैसी होनी चाहिए, वेल डिफाइन होगी भाई, ठीक है। जनरली क्वांटिटी में डिफाइन होना क्या है, यूनिट को, किसको, यूनिट को। यूनिट कैसी होगी, वेल डिफाइन होगी, इंटर कन्वर्टेबल होगी, एक यूनिट दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपको मैंने कहा 100 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे सर जी ये 1 मीटर हो जाएगा, राइट, तो मतलब इंटर कन्वर्टेबल होगा, वेल डिफाइन होगा, है ना। स्केल आप कोई भी चेंज कर लो, लेकिन ये आपको हमेशा एग्जैक्ट वैल्यूज कैलकुलेट करके देगा। जैसे अगर यहीं पर हम लोग बात करते हैं एक छोटी सी, तो भाई क्वांटिटीज को, जनरली क्वांटिटी को हम लोगों ने अभी क्या लिखा, NU, नंबर और यूनिट। तो यहां पे आप ध्यान रखना N1 U1 इक्वल्स टू क्या मिलता है, N2 U2, मतलब ये कन्वर्ट हो गया ना। जैसे इधर में लिखा 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये कन्वर्ट हो गया। बस एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, अगर स्केल आपका बड़ा है तो नंबर छोटा होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। एन जो है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, यूनिट के स्केल के। अगर नंबर बड़ा हो गया, जैसे देखो मीटर बड़ी यूनिट है ना, तो आपको देखो इसका मैग्नीट्यूड छोटा मिला। अगर यहां पर सेंटीमीटर छोटी यूनिट है ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा मिला है। जैसे अगर अपन बात करते हैं 1 kg लिख लो, लेकिन अगर ग्राम में लिखोगे तो 1000 ग्राम लिखोगे, ये हो गई बात। अच्छा, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो थे वो हमारी उसी इंग्लिश के अल्फाबेट्स के जैसे हैं, जो 26 अल्फाबेट्स है। कुछ भी स्पेलिंग लिखनी हो तो वही 26 अल्फाबेट्स को यूज करके हम लोग लिखते हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हमारे पास। क्या बेटा, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से, एक प्लेन एंगल, ठीक है, और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है वो रेडियन से मेजर होता है, और सॉलिड एंगल जो है वो स्टे रेडियन से। यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर एक्चुअली बात ये करी जा रही है कि भाई साहब हमने जब एंगल निकालने की कोशिश करी, है ना, दिस इज एंगल। एंगल कैसे निकलता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आप जब बढ़ते हो। तो आपने कहा सर जी जब हमने एंगल निकालने की कोशिश करी तो एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। तो जैसे ही ये चीज हम लोगों ने लिखा, हमें पता चला कि भाई ये तो रेशियो कट जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गया, यूनिट ही नहीं मिलेगी, यानी एंगल की कोई यूनिट नहीं बन रही। तो पता लगा भाई साहब नहीं, इसको ऐसे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके। तो एंगल का जो यूनिट है वो क्या चलता है, रेडियन, ठीक है। यहां पे थीटा जो मिलेगा दैट इज एंगल, वो है रेडियन। मतलब ये क्या है, जो एक लाइन थी उसके ऊपर दूसरे लाइन का प्रोजेक्शन है। इसी तरीके से सॉलिड एंगल है बेटा। सॉलिड एंगल वो तरबूज वाले के शॉप पे जब आप जाते हो तो तरबूज वाला इस तरीके से कट निकाल करके आपको देता है, ये तो ये ऊपर का ये हो गया सरफेस, है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, डीएस वेक्टर आप लिख सकते हो। यहां जो एंगल बन रहा है ना, दिस इज बेसिकली ओमेगा, डी ओमेगा लिख सकते हो, ये है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का सॉलिड सा फॉर्मूला हो गया क्या, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ds cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर।
जब आप स्फेयर के लिए बात करोगे ना, स्फेयर के लिए, तो ये होता है हमारे पास में 4 पाई। एक स्फेयर के लिए सॉलिड एंगल कितना मिलेगा? 4 पाई। आर कौन है बेटा? रेडियस है इसका। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है स्टे रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है? स्टे रेडियन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, चल। तो ये हो गई हमारी पहली किसकी बात? हमारी यूनिट्स की बात होगी, है ना, यूनिट्स के कन्वर्जन्स की बात होगी। यहां पर हमारी बात हो गई किसकी? मेजरमेंट की बात हो गई। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमने देखे, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पर जेईई मेंस 221 में, जेईई मेंस 223 में, दोनों में ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। देखो, ENH represents the intensity and electric field and magnetic field respectively, then unit of E upon H, ठीक है, यूनिट ऑफ E अपॉन में H। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड a certain region given by, ये गिवन है, SI यूनिट ऑफ A and B। अब जैसे ये क्वेश्चन, जैसे SI यूनिट कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखो, यहां A और B की SI यूनिट आपको चाहिए, तो आपको इस तरीके के कैलकुलेशन में एक चीज हमेशा ध्यान रखें, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन अगर आपको करना है तो हमेशा वो किस में हो सकती है? सेम यूनिट के बीच में हो सकती है, कोई डिफरेंट यूनिट के बीच में नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर ये क्या कहना चाहो, तो मैं कहता हूं S इक्वल्स टू, आपने पढ़ा UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक एक इंडिविजुअल नंबर को ध्यान से देखो, अगर मैंने यहां पर UT लिखा है तो U का मतलब क्या हो गया? मीटर अपॉन में सेकंड, इनटू ये टाइम है तो हो गया सेकंड, प्लस हाफ का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब इसकी बात तो अब A की जगह पे आप क्या लिखोगे? मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और टाइम यहां पर दिया है तो इसको भी क्या लिखोगे? स्क्वायर ऑफ सेकंड। स्क्वायर ऑफ सेकंड से स्क्वायर ऑफ सेकंड कैंसिल होगा, यहां से आपको क्या मिलने वाला है? यहां पर आपको मीटर मिलने वाला है, और यहां से भी आपको क्या मिलने वाला है बेटा? मीटर मिलने वाला। तो अल्टीमेटली आपको क्या समझ में आ रहा है? ये LHS में कौन था? ये S था ना, ये कौन था? ये मीटर में था, तो ये इक्वेशन हमेशा मीटर में ही एडिशन होगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, डिवीजन जो होता है, देखो मल्टीप्लीकेशन कुछ होता नहीं है ना, सेम क्वांटिटी का बार बार एडिशन, मतलब मल्टीपल टाइम एडिशन ऑफ सेम क्वांटिटी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। जब डिवीजन की बात करते हो ना, डिवीजन दो तरीके से पॉसिबल है, या तो आप निकाल रहे होगे वो होगा रेशियो। रेशियो कब होगा बेटा? रेशियो तब होगा जब दोनों सेम क्वांटिटी, रेशियो हमेशा किसके लिए निकाली जाएगी? सेम क्वांटिटी, इसीलिए ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, अब बात करोगे सर बताओ ना किसको, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करो, C अपॉन में V, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, मतलब फर्स्ट मीडियम यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये दोनों तरफ स्पीड ऑफ लाइट है, यानी ऊपर भी मीटर पर सेकंड मिलेगा और नीचे भी आपको मीटर पर सेकंड मिलेगा। दैट मींस व्हाट? आपको यहां से कोई भी यूनिट नहीं मिलने वाली। सिमिलरली जब आप डिवीजन की बात करते हो दूसरी तरफ, तो या तो आप निकाल लोगे रेट ऑफ चेंज। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज हमेशा ही डिफरेंट क्वांटिटी के बीच में होती है, मतलब डिफरेंट यूनिट के बीच में। अब ये रेट ऑफ चेंज मिलेगा कैसे? तो डिफरेंट यूनिट्स जो मिलेगी ना वो डिपेंडेंट होगी, मतलब मैं आप इस तरीके से लिख सकते हो, नीचे जो होगी वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, ऊपर जो होगी वो कौन होगी बेटा? ये डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि आप बात करो बेटा स्पीड की, तो आपने कहा स्पीड जो होता है सर जी वो होता है मीटर पर सेकंड, तो समय किसी पर, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। मीटर मतलब लेंथ डिपेंड कर रहा है भाई किसके ऊपर? टाइम के ऊपर, है ना। तो ऊपर में आप कहते हो कि सर जी हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस हमेशा डिपेंडेंट होने वाली है ना, टाइम के ऊपर। ठीक है, तो ये है आपका स्पीड, इसको क्या कहते हो आप? रेट ऑफ चेंज। इट इज अ रेट ऑफ चेंज। क्लियर हो गई बात? तो अब इसी के जरिए आप इसको जैसे कैलकुलेशंस में आप निकाल सकते हो। ई जो होता है ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, न्यूटन पर कूलम होता है ना। तो यहां पे आपको क्या बनाना? न्यूटन पर कूलम का मतलब क्या हो गया भाई? तो केजी मीटर पर स्क्वायर ऑफ सेकंड टाइम्स ऑफ कूलम। वैसे ही अब इन दोनों को भी बना करके ले आना है, दैट्स ऑल, बस इतनी सी बात होती है। अच्छा आते हैं हम सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, एरर्स की बात करनी है। एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वे में? तो एरर्स इस वे में इंपॉर्टेंट है कि भाई यहां से क्वेश्चन एक आना ही है, तय है, फिक्स है, आएगा ही आएगा, कुछ हो जाए आएगा क्वेश्चन, पक्का है। अब चलो जरा हम एरर्स की बात करते हैं। होता क्या? एरर्स कहने का सीधा सिंपल सा मतलब है कि ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मैंने कोई चीज मेजर करी और एक्चुअली जितनी होनी चाहिए थी उसमें डिफरेंस आ। सपोज किसी ने बोला कि सर ये जो है ना ये 15 सेंटीमीटर का आपका पेन है, मैंने कहा ओके। जब मैंने इसको मेजर किया तो मेरे को 14.9 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो ट्रू वैल्यू इज द 15, बट जब मैंने मेजर किया तो 14.9 निकला, या मैंने मेजर किया तो 15.1 निकला, तो ये मेरी मेजर्ड। तो क्या करते भाई? तो एरर का सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एरर मतलब क्या? एरर का मतलब ये हो गया कि मैंने जो मेजर किया है ना, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू
माइनस ट्रू वैल्यू। हमेशा E इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, मेजर्ड माइनस टू M माइनस T। चलेगा। अब ये एरर होते कितने टाइप के हैं, तो ये एरर वैसे हमारे पास में तीन ही तरीके के। एक तो हो जाएगा बेटा सिस्टमैटिक एरर, एक है हमारे पास में सिस्टमैटिक एरर, सेकंड जो है बेटा वो है रैंडम एरर, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। वैसे एक और जानबूझ करके मैं ऐड ऑन कर देता हूं आपको, है ना, लीस्ट काउंट एरर, क्योंकि मेरे को लीस्ट काउंट आपको सिखाना है, ये बड़े काम की चीज है। चलो देखो जल्दी से, सिस्टमैटिक एरर बड़ा प्यारा सा होता है यार, मतलब पता है मुझे कि क्या एरर आया तो इसको रेक्टिफाई करना भी आसान है। मतलब जैसे मान लो आपके स्कूल में सभी स्टूडेंट्स की मार्कशीट बन गई और उसके बाद पता चला कि ओ भाई साहब, है ना, फिजिक्स के प्रैक्टिकल में 2-2 नंबर सबको कम दे दिए, तो ये सिस्टमैटिक एरर है, कोई दिक्कत नहीं, सबको 2-2 नंबर दे दो, चलेगा, बढ़िया, पहले से पता है। आपके पास में एक स्केल है और वो 3 पर से 0 से 3 जो लिखा होता है ना, वो 0 साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से 3 पर जाकर के टूट गई। अब आपने कुछ मेजर किया और आपने मेजर किया 8 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्टली वो 8 नहीं है, क्योंकि आपने 0 से नहीं मेजर किया, 3 पर से टूट चुका था ना, तो आपने जो मेजर किया वो कितना मिलेगा भाई, जो भी मेजर करो उसमें से 3 माइनस कर दो। आगे मेरी बात समझो, ये सिस्टमैटिक है भाई, बढ़िया है। रैंडम एरर भाई सब पता ही नहीं है किधर एरर आ गई। मैंने बहुत सारी कॉपियां के नंबर्स लिखे मार्कशीट बनाते समय, और उस समय है ना कुछ तो भी एरर्स हो गया, किसी के 2 नंबर ज्यादा लिख दिए, किसी के 1 नंबर कम कर दिया, किसी के 3 नंबर ज्यादा। अब इसको रेक्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है, किसमें कितने चेंजेस हो गए कैसे पता चलेगी। मान लो पूरी तरीके से डेटा है उसमें चेंजेस आ गए, कैसे पता चलेगी। तो ये है रैंडम एरर, आपको पता ही नहीं कब कितनी एरर आ गई। ग्रॉस एरर मतलब ये ह्यूमन एरर है, जैसे मान लो मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है कैसे मेजर होगा। जैसे पहली बारी आपको वर्नियर कैलिपर्स दिया होगा, तो वर्नियर कैलिपर्स में पता ही नहीं होगा कि भैया क्या मेजर करना है, कैसे मेजर करना है। आप लोगों के साथ बड़ी बड़ी बातें करो, छोटी करो। हाँ, तो जब हमारे पास में वो घड़ी जो घरों में लगी होती थी, है ना, उसमें 1 2 3 4 5 लिखा और ऐसे सुई चल रही है, लोगों ने पढ़ के बता दिया भाई 1:20 हो रहा है। हमें दिमाग ही नहीं काम कर रहा था शुरू में, भाई 1:20 कैसे हो रहा, पहली वो 1 पे और दूसरी 4 पे, ऐसे कैसे हो गया भाई साहब। लेकिन बाद में जब अब समझ में आ गया तो ऐसा लगता है क्या सोचते थे यार अपन, फालतू की बातें हैं। खैर मुद्दा ये है कि अब आपको उसका एरर नहीं करोगे, क्योंकि आपको आ गया, आपको समझ में आ गया। ये ह्यूमन एरर, कैलकुलेशन एरर हो सकते हैं इसके अंदर, रीडिंग नहीं कर पा रहे उसके एरर हो सकते हैं, प्रॉपर रीडिंग नहीं कर रहे, स्केल को इधर से देखोगे तो गड़बड़ होगा, टॉप व्यू देखोगे तो अलग होगा। वर्नियर कैलिपर्स चला चुका हो भैया, अब देख चुके हो उसमें कि वो लाइनें मिलानी पड़ती है, किसके साथ कोइंसाइड कर रही है, तो मेरे को दिखती है एक लाइन इधर वाली भी कोइंसाइड कर रही है, ये भी कर रही है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। खैर दैट इज ग्रॉस। लीस्ट काउंट एरर का मतलब है कि आपको, है ना, एक छोटे जो डिविजन्स है उनकी वैल्यू नहीं पता, ऐसे एरर लीस्ट काउंट एरर कहलाता है। अब लीस्ट काउंट एरर कैसे, तो लीस्ट काउंट एरर की सबसे पहले चलो बात कर लेता हूं, फिर इसके बाद में आ जाएंगे हम हमारे मुद्दे पे, है ना। लीस्ट काउंट एरर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो लीस्ट काउंट के लिए ना एक फॉर्मूला देख लो, फिर मैं आता हूं आपके मुद्दे पे। लीस्ट काउंट के लिए होता है बेटा, इट्स 1 डिवीजन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। ये क्या बात हुई, आपका जो सेंटीमीटर स्केल है उसी को एग्जांपल ले लूं। आपके सेंटीमीटर स्केल में यूं ऐसा, ये 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां 1 लिखा होगा, फिर इस तरीके से 1 2 3 4 5 ऐसा। अब इसका मतलब है, मेरा बस आपसे कहना, लीस्ट काउंट कहने का मतलब ये एक जो छोटी लाइन है ना, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो मैंने कहा आपको फॉर्मूला क्या बताया, लीस्ट काउंट इक्वल्स 1 डिवीजन, तो 0 से 1 डिवाइड कितने से, यहां से यहां तक कितनी छोटी लाइनें ड्रॉ करी, तो आपने कहा सर जी आपने 10 छोटी लाइनें डिवाइड करी, तो ये 0.1 सेंटीमीटर हो गया इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, ये 0 से 0.1 हो गया इसका लीस्ट काउंट। अब अगर कोई मेजरमेंट लिखना होता है, तो मेजरमेंट लिखने का मतलब होता है मेन स्केल। मेन स्केल मतलब जो आपके मेन स्केल पे अभी जो क्रॉस हो गया उसको लिखो, प्लस डिवीजन गिनो कितने हैं इनटू लिस्ट काउंट, ये होता है फॉर्म। जैसे मान लो एक लाइन यहां पर आकर के रुक गई, अब इसकी क्या लिस्ट काउंट कैसे बनाए, तो मैंने कहा किसको क्रॉस करके आया, तो आप लोग सर 1 को, 1 प्लस डिवीजन कितने इसके बाद 1 2 3 4, एक छोटी लाइन की कीमत कितनी है 0.1। ऐसा तो नहीं करोगे ना कि 1 में ये 4 जोड़ दोगे सीधे, नहीं, वो इसकी वैल्यू उतनी है ही नहीं ना, ये छोटी लाइन है 1 के बराबर थोड़ी है, ये छोटी लाइन है 0.1 के बराबर है, तो ये कर लो भाई, ये हो गया आपका 1.4। इसमें बड़ा ही आसान लगता था, क्योंकि आप क्या करते थे 1 के बाद 4 लाइनें हैं तो 0.4, 5 लाइनें हैं तो 0.5, क्यों, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट कितना है बेटा 0.1। अगर कहीं पे ये लिस्ट काउंट चेंज हो जाए, जैसे मान लो कि हमारे पास में जो डिवीजन हो वो कैसा हो जाए बेटा, आपके पास में जो डिवीजन हो, पहली रीडिंग लिखी है 1 और नीचे डिवीजन है, पहली रीडिंग जो लिखी है वो है 2 और नीचे लाइनें हैं 10,
मतलब ये जो 1 लिखा था इसकी जगह क्या लिखा हो, चलो इसी पेज पे कर दो, यहां लिखा है 2 और लाइन है 10, तो इस केस में आप क्या करोगे बेटा, तो 2/10 हो जाएगा, मतलब अब 0.2 हो गई एक की वैल्यू। अब यही लाइन की कीमत देखो बदल जाएगी, इसी लाइन की कीमत बदल गई। अगर इसका मेजरमेंट आप लिखते हो तो यहां से ये कहां चला गया, 2 को क्रॉस किया, तो 2 प्लस 1 2 3 4 इंटू 0.2, मतलब ये कितना हो गया बेटा मेजरमेंट, 2.8 हो गया। मैंने कुछ नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ यहां पे बदला, इस लीस्ट काउंट बदली और देखो पूरा पिक्चर चेंज हो गया। ये 1.4 था, ये 2.8 हो गया, जस्ट डबल हो गया, क्योंकि एक लाइन की कीमत आपने डबल कर दी ना, जहां तक पहुंचने में 1 होता था अब 2 कर दी। ये आपका लीस्ट काउंट, इसको ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, आते हम जरा रैंडम एरर की तरफ, देखो रैंडम एरर क्रिएट करना तो बड़ा आसान है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता ना कब होगी, लेकिन इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले जैसे मान लो मैंने एक कोई टेबल है उसकी मेजरमेंट निकाली, तो पहली बारी में A1 आया, दूसरी बारी में मेरे पास A2 आया, तीसरी बारी में मेरे पास A3 आया, ऐसे ही मेरे पास A4 आया एंड सो ऑन, मेरे पास AN आया। अब मुझे पता करना है कि भाई क्या लूं मैं सही, जैसे पहली बार में मैंने मेजर किया 5.1 है, दूसरी बार में 5 है, तीसरी बार में 4.9 आ गया, चलो किसको सही ले, तो मैंने कहा 4.9 भी मतलब 5.1 भी मतलब, बीचों बीच वाला ले लो, 5 को ले लो, उसको मान लो कि वो ही आपका सही वैल्यू है, ठीक है नहीं, लेकिन है ना नियर बाई है। तो देखो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वो है मीन। ठीक है, क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले जो निकालते हैं वो निकालते हैं हम लोग क्या, मीन। ठीक है, या फिर एवरेज, मतलब इसको ए बार कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN कर दो एंड डिवाइडेड बाय n नंबर्स थे तो n कर दो, मतलब इसको A बार का फॉर्मूला मिल गया मुझे, 1/n को बाहर कर लो, समीशन ऑफ AI n इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। ये चलेगा, किसी को दिक्कत, ये चलेगा ना, ये तो काफी इजी है ना। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल गया, तो इससे आपको पता चल गया कि भाई मीन कितना, मीन मतलब बीचों बीच जो वैल्यू आएगी उसको लगभग सही मानने की स्थिति में आ जाएंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं मीन। अब दूसरा, इसके बाद में हमारे पास में जो मिलता है वो मिलता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब समझो, मैं अब आपसे कहना चाहता हूं कि भाई साहब आपने इंडिविजुअल में कितने की गलती करी है, हर एक वैल्यू में कितने की गलती करी, तो मैंने कहा A1 में कितने की गलती होगी, तो मैंने उसको कहा कि भाई साहब उसको डेल A1 लिखो। कैसे निकालोगे, तो आपने कहा कि जो हमारे पास में मीन वैल्यू आएगी उसमें से, है ना, जो मेरे पास ये वैल्यू है इसमें से मैं A मीन को माइनस कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेकंड में बोलोगे तो A2 माइनस A बार कर दूंगा, ऐसे ही आप थर्ड में बोलोगे तो A3 माइनस A बार कर दूंगा। ऐसा करके मेरे को हर एक डिजिट में मेरे को एक मेजरमेंट में मेरे को एरर पता चल जाएगा कितने क्या है। फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं बेटा एब्सोल्यूट मीन एरर। एब्सोल्यूट मीन एरर कहने का मतलब हम लोग निकालना चाहते हैं डेल A बार, मतलब इस बार आप निकालोगे डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3। ध्यान में रखेंगे यहां पे सबका मॉड ले लेंगे, क्योंकि हो सकता है ना कुछ वैल्यू नेगेटिव आएंगी कुछ पॉजिटिव आएंगी, अप टू डेल AN अपॉन में n। तो जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे डेल A मीन, तो ये होता है बेटा 1/n समीशन ऑफ n इक्वल्स टू I इक्वल्स टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ डेल AI। ठीक है, ये हो गई आपकी। अब ये तो हो गई आपकी क्या, एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकालिए। अब आपसे पूछा जाता है रिलेटिव एरर बताइए, किसकी बात करिए, रिलेटिव एरर की बात करिए। रिलेटिव एरर का मतलब है कि आपके पास में जो एब्सोल्यूट एरर है और जो मीन एरर है इन दोनों का रिलेशनशिप आपको चाहिए, है ना। जो आपका रिलेटिव एरर है ना, जो आपका रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मीन एरर अपॉन में मीन, मतलब ये आपको मिलेगा डेल A बार अपॉन में A बार। अब ऐसे ही आपसे पूछा जाए परसेंटेज एरर कि भाई परसेंटेज कितने का एरर आ गया, तो कुछ नहीं, डेल A बार अपॉन में A का 100 इंटू %। जो आपका ये रिलेटिव एरर है उसका आप क्या कर दो, परसेंटेज निकाल दो। जो रिलेटिव एरर है उसका हमेशा आप क्या निकाल दो, परसेंटेज निकाल दो, बस बात खत्म। ठीक है, ये हो गया, चलेगा। तो ये है आपका एवरेज, मतलब एरर आ गया रैंडम, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, क्या क्या, एब्सोल्यूट एरर था, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, राइट। अब इसके बाद में समस्या कहां आती है कि भाई साहब ये तो आपने मेजरमेंट में गड़बड़ी करी तो होगी, अगर मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया तब क्या करूं। मैंने क्या किया,
कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। अब कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी तो भाई साहब अब क्या हो, तो कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ होगी तो अगर एडिशन में गड़बड़ है तो डेल जेड इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी। आप बोलोगे ये कौन होते हैं, तो डेल ए कहने का मतलब हो गया ए प्लस माइनस ऑफ, है ना। जैसे अगर आपके पास में एक वैल्यू है, ऐसा नहीं ऐसा लिख दो, जैसे मान लो मेरे पास में एक वैल्यू, एक मेजरमेंट ए निकाला, तो इसमें गड़बड़ कैसा होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस माइनस ऑफ डेल ए, मतलब ए जो है वो मेरी वैल्यू फिक्स है यार, मुझे पता है ये ठीक है, और ये डेल प्लस माइनस ए का मतलब इतने का एरर है उसके अंदर, समझ गए मेरी बात, है ना। तो जो दोनों में ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर गलती हुई, तो अगर आपको निकालना है कि टोटली कितनी गड़बड़ हो गई, तो आप सिर्फ और सिर्फ डेल ए और डेल बी को ऐड कर दीजिए, मिल जाएगा। साइन वो अपना खुद का लेके आएगा, इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही समय पे हमारे फॉर्मूले में यहां पर प्लस। इसी तरीके से आपने मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में गड़बड़ कर दिया, तो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में गड़बड़ किया तो क्या मिलेगा, डेल जेड अपॉन में जेड, डेल ए अपॉन में ए प्लस डेल बी अपॉन में बी। तो मतलब मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन दोनों में यही होता है, और यहां पर प्लस आता है, इस बात का भी ध्यान रखें। इन सबके डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव वीडियो अवेलेबल है बेटा गदर 3.0 में, जहां पर आपको हमने डिस्कस करा है एक एक ये टॉपिक, इनके एक एक फॉर्मूले, इन पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन, मतलब ऐसा कह सकते हो कि आपको कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्लस PYQs कराया हुआ है मैंने आपको आपके गदर 3.0 में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने पावर में गड़बड़ी कर दी, एक्सपोनेंट्स में गड़बड़ करा, तो उस समय आपको डेल जेड अपॉन में जेड क्या मिलेगा, एन डेल ए अपॉन में ए। कब भाई, जैसे जेड इक्वल्स टू ए टू द पावर एन दिया हो, तब ये होती है कहानी। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा तो जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। डिवीजन होगा तो जेड इक्वल्स टू ए अपॉन में बी। यहां एडिशन होगा तो जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी, या फिर यहां डिवीजन सब्ट्रैक्शन होगा तो ए माइनस बी। इज इट, ये है एरर्स। इस पर क्वेश्चंस आपको पक्के, इस पे क्वेश्चन पक्का है 100%, 110% पक्का है, आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखाता हूं, डोंट वरी, फिर आता हूं मैं इस पे। देखो, इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.1% each, the percentage error in measuring the resultant will be a cylindrical wire of mass this much। ये मैंने बोला था, देखो ठीक है, मास है मतलब ये m प्लस माइनस ऑफ डेल एम है, समझ गए। वैसे ये लेंथ है, मतलब l प्लस माइनस ऑफ डेल l है, ठीक है, एंड रेडियस ये गिवन है। तो मैक्सिमम एरर डेंसिटी कैलकुलेट करते समय कितनी आ जाएगी, ये है आपके, ये सब प्रोडक्ट्स वाले। चलो, तो अब आते हैं हम लोग, यहां से आपको ये मिल जाएगा, है ना, इसमें और डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, है ना। तो इसके लिए बिल्कुल ना भूलें भैया जुड़ना, है ना, फटाफट से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो HP गुरुकुल, वहां से मिल जाएगा सब कुछ। आओ जरा हम उनकी बात करते हैं जिनको देखते के साथ आंसर करना है, देखा और आंसर, भाई बहुत दिमाग ही नहीं लगाना, जो कि है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी बात कर रहा हूं मैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर में देखते से आंसर करना, क्या करना है, तो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स इन नंबर दैट आर मीनिंगफुल इन एक्सप्रेसिंग इट्स प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब कह सकते हो आप, है ना, वैल्यू ट्रू के नजदीक पहुंचने के लिए जितनी एक्यूरेसी के साथ पहुंचते हो, दैट इज प्रिसीजन। मतलब डेसिमल में जितना ज्यादा वैल्यूज लिखोगे ना, दैट इज मोर प्रिसाइज। ठीक है, जैसे 5.12 कह रहा है, कोई कह रहा है 5.123, है ना, डेसिमल प्लेसेस जितनी बढ़ती जाएगी वो वैल्यू उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। देखो ट्रू कुछ हो नहीं पाता, है ना, ट्रू कुछ हो नहीं पाता, तो हम लोग प्रिसीजन की तरफ बढ़ते हैं, राइट, हम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, राइट। चलो, तो देखो रूल्स देखो फटाफट से। पहला रूल है बेटा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहीं पर भी जीरो के अलावा कोई नंबर लिखा है वो सब सिग्निफिकेंट है। जैसे 50638, तो ये 50, ये सब सिग्निफिकेंट। इसमें जीरोज बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल 5 हो गए। इसी तरीके लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो कहीं पे मैंने लिखा 005, तो क्या ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है, ना। मैंने लिखा 0.005, क्या सिग्निफिकेंट है, ना। चलो, ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट। जैसे अगर मान लो मैंने 500 लिखा है, तो ये मेरा सिग्निफिकेंट नहीं है, दोनों जीरो, लेकिन अगर यहां डेसिमल लगा दिया तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर ये 500 और यहां पे मीटर लिख दिया, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसको देखते के साथ में आपको आंसर करना, और कुछ है नहीं इसमें। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको देखते के साथ में आंसर करनी है। दूसरा, इसी में जरा और आते हैं हम लोग, है ना, तो देखो
रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं। राउंडिंग ऑफ कहने का मतलब कि मुझे है ना डेसिमल में प्रिसाइज वैल्यू लिखनी है तो डेसिमल में चलना पड़ेगा। अब डेसिमल में 3 डिजिट चलना है, 4 डिजिट चलना है, 5 डिजिट, अब डेसिमल में कोई 4 डिजिट चल रहा है तो भाई साहब वहां पे बड़ी समस्या हो जाएगी। अब कौन सी डिजिट हटानी है, तो देखो जिस डिजिट को आप हटाना चाहते हो उस डिजिट को चेक करना होता है कि वो डिजिट कैसा है। जैसे मान लो 873.567 गिवन है, अब ये 7 को हटाना मेरे को डेसिमल में 2 डिजिट ही लिखनी है, तो 7 को अगर मैं हटा रहा हूं तो चेक करो इट्स ग्रेटर देन 5, अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग में +1 और नहीं है 5 से बड़ा तो कुछ नहीं। भाई साहब ये कितना हो जाएगा 873.57। अगर इसी तरीके से आपके पास में 670 कुछ भी लिख लो, चलो 8 है ना 3 4, अब ये 4 हटाना है तो प्रीसीडिंग 5 से ज्यादा नहीं है तो सिंपली अनचेंज। देखो if digits dropped is less than 5 leave preceding digit unchanged, if digit dropped 5 या 5 हो या 5 से बड़ा हो तो प्रीसीडिंग को क्या करोगे 1 से बढ़ा दोगे, अगर 5 भी होगा तब भी आप प्रीसीडिंग को 1 से बढ़ा दोगे, ठीक है। if राउंडिंग जैसे 3.146 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर में, है ना, और अगर इसको राउंडिंग ऑफ करोगे तो क्या करोगे बेटा, ये 6 को उड़ा दोगे, इसके पीछे आप 1 जोड़ दोगे 3.15, ठीक है। इसी तरीके से अगर 5 है और उसी को एलिमिनेट करना है ना, 5 है खुद और उसी को एलिमिनेट करना है तो देख लो उसके प्रीसीडिंग वाला कौन है, इवन है या ऑड, उसके अकॉर्डिंगली हम वहां पर उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, राइट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की जब हम बात कर रहे हैं, है ना, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसकी यूटिलिटी हमें, है ना, क्या भाई कि हम चाहते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पोर्शंस को हम रखें। लीस्ट नंबर क्यों, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने से बच जाए, है ना, छोटे नंबर्स होंगे डेटा हैंडलिंग इजी होगा इसकी वजह से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रिटेन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फ्रॉम द डेट, राइट। इंपॉर्टेंस क्या बेटा, इंश्योर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, हमेशा ये चीज इंश्योर कर दी है हमको कि भाई जो निकाल रहे वो सही है। देखो ट्रू तो नहीं है तो हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि प्रिसाइज हो, एक्यूरेट हो, राइट। इवेल्युएटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, जो रिजल्ट आ रहा है वो रिलायबल है एंड क्रूशियल फॉर साइंटिफिक रिपोर्टिंग एंड डेटा कंपैरिजन, इसके लिए ये इतनी सारी मेहनत करी जाती है। इनसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनने, जस्ट फॉर नॉलेज, ताकि हम लोग ये समझ में रखें और ये याद रहे। अभी हम लोगों ने ये बात कर ली कि इस पर परसेंटेज वाले किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एरर वाले कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब कुछ मिलेगा गदर 3.0 में, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मतलब आपको ज्वाइन करना सिंपली एचपी गुरुकुल एंड इसके बाद ये सारी ही चीजें आपके लिए एक्सेसिबल हो जाती है, जहां पर पूरे कॉन्सेप्चुअली सब कुछ डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ आते हैं हम ज्यादा हमारा टाइप 3 में, और यही टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 इसी हेडिंग के अंदर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा गदर 3.0 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, जहां पर हमने बात करी है, राइट। चलो तो हम थोड़ी सी फिर से लाइन अप करते हैं अपने डायमेंशंस की। डायमेंशंस का क्या कहना है, एक्चुअली कहना था कि जो 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज आपने बात करी थी ना, 7 फंडामेंटल यूनिट्स की जो बात करी थी, उनके लिए एक स्पेशल नोटेशन दिया जिनको डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। अब उनके बेसिस पर क्या करना चाह रहे थे, तो हम ये चाहते थे कि भाई जिस तरीके से 26 लेटर्स है और उनके जरिए हमने हमारे पूरे अल्फाबेटिकल सिस्टम्स को अरेंज करके रखा हुआ है, कुछ भी स्पेलिंग लिखना हो, कुछ भी वर्ड लिखना हो तो उन्हीं लेटर्स को आप कैसे यूज करेंगे। भैया एक वॉवेल है ना, कॉन्सोनेंट के साथ में एक वॉवेल आएगा तो एक लेटर कंसिडर होगा। इन द सेम वे यहां पर भी हम लोग को चाह रहे थे कि भाई जब 7 ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है जिनके जरिए पूरी दुनिया में जितनी चीजें बननी है वो बनेगी, तो क्यों ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना जाए जिससे कि हमें एक फायदा हो जाए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के जरिए ही हम दुनिया भर के सारे नए फॉर्मूलेस बना ले, सारे नए वेरिएबल्स को डिसाइड कर ले कि भाई कौन सी चीज किस पे डिपेंड करती है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ये सब कुछ सोच करके हमने डायमेंशन फॉर्मूले के अंदर में शुरुआत करी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा। हम बात करेंगे क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये ना बहुत लंबा नहीं, मतलब 3 से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो बड़ा टिपिकल हो जाता है। कोई ऐसा कांस्टेंट हो जिसकी यूनिट नहीं हो, मतलब यूनिटलेस क्वांटिटी के बारे में कभी इंफॉर्मेशन दे नहीं पाता, ये भी नहीं बताता पता कि कितने सारे क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो, है ना। तो ये बड़ी सारी दिक्कतें रही, करते हैं हम चर्चा। आ जाओ पहले कि इसकी थोड़ी खूबसूरती की डिस्कशन कर लें, फिर इसकी खामियां निकालेंगे। आ जाओ तो देखो, डायमेंशंस रिप्रेजेंट द फिजिकल नेचर ऑफ अ क्वांटिटी एंड शो हाउ इट रिलेट्स द फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंस ये है टू चेक करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशंस, ये बढ़िया तरीका था। जैसे अभी मैंने s = ut + ½ at² को चेक करा है ना यूनिट वाइज कि भाई सबकी यूनिट सेम मिल रही थी, वैसे ही LHS और LHS की डायमेंशंस अगर करेक्ट मिल रहा मतलब वो इक्वेशन सही है। टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर,
जैसे वहां पर बात कर रहे थे 1 मीटर को, है ना, हम लोगों ने 100 सेंटीमीटर लिखा था, तो एक से दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप किस तरीके से यूज करोगे, इसमें भी सक्सेसफुल रहा। आगे डेराइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, मैं इसी की बात कर रहा था कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में नहीं बता सकता, हाँ छोटे जो होते हैं मतलब 2 या 3 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है उनके बारे में बता देता, लेकिन उनमें आने वाले कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता अगर वो डायमेंशन ले सकते। ठीक है, चलो तो आओ जरा हम बात करते हैं क्या है ये है बेटा जी वही 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो थे, उन्हीं के लिए डायमेंशंस फॉर्मूला है। मतलब जो मास है उसको m से लिखते हैं, लेंथ जो है वो l से चलने वाला है, टाइम जो है t से, इलेक्ट्रिक करंट I से, या फिर कई जगह पे आपको A से भी देखने को मिल जाएगा, सो घबराएंगे नहीं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात करो केल्विन से, यहां पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर आप बात करते हो तो ये कैंडल है CD से, एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इन मोल। इज इट? क्या करना क्या है इनका, तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो अगर आपके पास में कह रहे हैं कि भाई साहब स्पीड, तो स्पीड के लिए क्या करते हो बेटा, तो आप कहते हो सर जी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी ही थी, तो डायरेक्टली डिस्टेंस मतलब लेंथ है l लिख लो, टाइम है t लिख लो, इसका मतलब आपको मिल गया क्या mlt-1। अब m की वैल्यू कितनी है 0, मतलब आप कह सकते हो स्पीड जो है मास पे डिपेंड नहीं करता भाई, लेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो पावर 1 आ रहा है l के, है ना। वैसे ही अगर आप t की बात करो तो -1, मतलब टाइम पे डिपेंडेंट है लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यूनिटी है उसकी भी पावर, मतलब स्क्वायर में डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरीके से अगर आपने बात करी एक्सीलरेशन की, तो आप कहोगे सर जी ये होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, मैं कहूंगा अच्छा टाइम तो फंडामेंटल है, वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी को फंडामेंटल में तोड़ो, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और एक टाइम ऑलरेडी नीचे चल रहा है, तो मतलब फाइनली आपको मिल जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में स्क्वायर ऑफ टाइम। इसका मतलब अगर इसको आप डायमेंशनली देखोगे तो क्या मिल जाएगा m0 lt-2। ठीक है, ये क्या मिल गया lt-2। ऐसे ही आपको बहुत सारी क्वांटिटीज की बात कर सकते हो, जैसे मान लो हम लोग बात करें फोर्स की, है ना, तो ये होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा बेटा एक्सीलरेशन, तो यही वाला यूज कर लो, मास एक और जुड़ जाएगा मतलब mlt-2। अगर इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं बेटा वर्क की, तो वर्क जो होता है वो होता है क्या बेटा, तो वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स जो आपको मिला है ml2-t-2 कर दो, लेंथ एक और बार बढ़ गया, तो इससे आपको ये पता चल रहा है ना कि भाई फोर्स वर्क है मतलब मास पे डिपेंडेंट है, हाँ, लेंथ पे डिपेंडेंट वो भी स्क्वायर में, और टाइम पे डिपेंडेंट वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको किससे मिल जाती है, डायमेंशंस फार्मूला से। ये टिपिकल नहीं होता, टफ नहीं होता, बस अब यहां पर आपको क्या याद करना होता है, तो यहां पर आपको है ना बहुत सारे फॉर्मूलेज याद करने हैं, मतलब करीब 25-30, और उनको भी बैठ करके रटना नहीं है, वो ऑलरेडी अब तक आपको याद हो चुका है। जैसे मैं कुछ और ले लेता हूं, जैसे डेंसिटी होगी, वॉल्यूम हो गई, है ना, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, लेटेंट हीट हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, ठीक है, कैपिटल जी, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ठीक है, इस तरीके की वैल्यूएशंस के ऊपर पूछी जाती है, प्लैंक्स कांस्टेंट है उसके लिए पूछी जाती है, तो इन सबको याद हो जाता। अच्छा, इसको लंबे समय से आप यूज कर रहे हो, क्योंकि अब आप भाई अगले महीने आप एग्जाम देने वाले हो, तो अब तक तो आपको याद हो ही चुके हैं, ठीक है, तो अलग से मुझे इसमें कोई नीड नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, वो एक्सप्लेनेशन वाली चीज है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, एंड यही 7 फंडामेंटल में आपको चेंज करना। कुल मिलाकर के जो भी क्वांटिटी दी जाए उसको तब तक तोड़ो जब तक वो फंडामेंटल में ना आ जाए, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला, है ना, क्योंकि भाई गदर चालू है तो गर्दा तो उड़ेगा, और गर्दा उड़ेगा तो ज्वाइन करना पड़ेगा आपको एचपी गुरुकुल, तभी उड़ेगा गर्दा, क्योंकि अगर आपने एचपी गुरुकुल ज्वाइन कर लिया तो बेटा एनआईटी तो पक्का है ना हमारा, है ना, और अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो हमारा जो है वो एनआईटी बेहतर वाला एनआईटी पक्का है, विद जो हम चाहते हैं ब्रांच, उस ब्रांच के साथ में, एंड थोड़ी सी और मेहनत कर ली तो आईआईटी के रास्ते खुल गए, है ना, ठीक है। तो समझ में तो आ ही गया होगा कि भैया जब एग्जाम में बैठने जाएंगे तो लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों मतलब कौन, एग्जामिनर भाई, जो कॉपी चेक करेंगे जहां से रिजल्ट आने वाला है कि भैया आज सिर खुल गए हैं, समझ लो। चलो, तो ये सब कुछ कहां मिलेगा, ये सब कुछ डिटेल वीडियो मिलेगी आपको गदर 3.0 में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप जा सकते हो। क्या मिलने वाला है, तो टाइप 3 के अंदर में देख लो, डायमेंशंस फार्मूला ऑफ एंगुलर इंपल्स की बात करें, एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है, तो यहां पर बात करें एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसके डायमेंशंस आप निकालो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, इनके लिए आपको अलग से कुछ मेहनत नहीं करना है, ये सब प्रैक्टिस बेस्ड है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी ये सारे फॉर्मूलेज आपको आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या करें भाई, हम मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब करेंगे हम एक और नए चैप्टर की बात, एक और नए कॉन्सेप्ट की बात, एंड उसके साथ साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे खूब सारे ऐसे इंफॉर्मेशन जिसके जरिए आप अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगे एंड बेहतरीन तरीके से रिजल्ट भी ले आएंगे, क्योंकि आपके अभी जो टेस्ट चालू हैं उन टेस्ट में आपके परफॉर्मेंस सुधर जाएंगे। इसका मतलब सीधा सिंपल सा भाई कि फाइनल एग्जाम में तो फोड़ के ही आएंगे। राइट, मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।